हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग भौमजल पढ़ते हैं। हमने भौमजल से छोड़ा था, इसके पहले हमने पढ़ लिया है। देखिए भौमजल का यहाँ पर मतलब किसी वाटर सोर्स से नहीं है कि हमें भूमिगत जल मिलेगा। यहाँ पर ये भौमजल यहाँ पर कारक के रूप में उपलब्ध है, ठीक है ना। कारक के रूप में यहाँ पर लेखक ने इसकी बात की है भौमजल की, ठीक है। तो भौमजल में हम लोग देखते हैं, हाँ चलिए देखते हैं कि लेखक हमें क्या बताते हैं। भौमजल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौमजल का अपरदन के कारक के रूप में है और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूप का वर्णन किया गया है। चट्टानें पारिगम, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारें वाली हों तो धरातली जल का अंतःस्त्रवण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियां, छिद्रों व संस्तरण के तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातली भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक रूपों में विकसित होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया ये गया है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं ना, चूने चूने की पत्थर जैसे रहती है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए चूना का पत्थर है किसी गुफा के अंदर या किसी इसके अंदर चूने का क्या है कि चूना पत्थर है, मुलायम चट्टान वाली या फिर डोलोमाइट चट्टाने हैं। तो होती क्या इनका इनका गुण ये होता है कि जो जैसे चूना पत्थर है, ठीक है ना, डोलोमाइट चट्टाने हैं, ये क्या होती है जल में जल्दी घुल जाती हैं, ठीक है ना। तो जल में घुलने से होता क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। जैसे जैसे ये घुलती चलेंगी वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे ये जिस जिस तरह से ये घुलती जाएंगी उस तरह से इसमें आकृतियां बनती जाएंगी, ठीक है ना। और फिर जैसे ही मान लीजिए कि आप अगर हम मानते हैं कि ऐसे लग रहा होगा ना कि कैसे होता है, तो ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा उदाहरण ऐसे कुछ भी सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये मान लीजिए कठोर चट्टान है, ठीक है। फिर इसके नीचे मान लीजिए कि ये मुलायम चट्टाने हैं, ठीक है। मान लीजिए चूना पत्थर है, ठीक है। तो क्योंकि ये लगातार, क्योंकि ये चट्टाने सीधा बाहर हमें नहीं दिखाई देती, चूना पत्थर हमें बाहर नहीं दिखाई देते, क्योंकि जैसे ही उनमें जल पड़ता है वैसे वो घुल जाते हैं और नीचे रिस जाते हैं या फिर, ठीक है ना, उनका अपरदन जल्दी हो जाता है। तो ये अक्सर चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये चट्टाने हैं और चट्टानों के नीचे क्या है कि इसमें ये मान लो कि डोलोमाइट चट्टाने हैं या फिर कि चूना प्रधान चट्टाने हैं, ठीक है ना। इनमें होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए कि किसी अ, कहीं से भी पानी अगर इनके अंदर जाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना, तो वो अब जैसे ही जैसे पानी बहता है, ठीक है ना, उस तरह से वो अपनी आकृति बनाता चलता है। जहाँ पर जिस तरह से घोल पाता है उस तरह से आकृति बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पानी ने प्रवेश किया और मान लीजिए कि क्योंकि ये चट्टाने भी ऊपर वाली अपक्षय इनका हो ही जाएगा, ठीक है। तो जिन स्थानों पर मिलती है तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे चट्टाने हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि चूने की चट्टान, तो फिर जल ने मान लीजिए छोटा सा गड्ढा बनाया घोल कर, ठीक है ना, कई गड्ढे बने, फिर ये आपस में मिल भी जाते हैं, फिर बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो इस तरह से भूमि में आकृति बनती है, तो ये अपरदन वाली आकृति है। फिर इसी तरह मान लीजिए कि मानते हैं कि मान लीजिए एक गुफा है, ये इसका नीचे वाला भाग है, ये इसका ऊपर वाला भाग है। तो होता क्या है कि पानी क्या करेगा, पानी यही ना रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये पानी इस तरह से आएगा, इसको अपने साथ घोलेगा और ये नीचे चुएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से नीचे आएगा पानी, फिर उसके बाद क्या होगा। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब पानी यहाँ तक ही ये आ पाया और पानी भाप बन के उड़ गया, ठीक है ना। तो ये जो इसकी चूने की जो ये आकृति है, ठीक है ना, तो चूना यहीं पर लटकता रह जाता है इसी तरह से, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो चट्टानें हैं वो क्या होती है, मान लीजिए कि इसमें पानी नीचे इस तरह से मान लीजिए कि नीचे
आ गई पूरी और फिर ये भाप बन के उड़ गया पानी, तो क्या होता है, तो इस तरह से नीचे भी ऐसे दीवार बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लटकती हुई चीज़ें भी यहाँ पर ऐसे लटकती हुई आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं चूने प्रदेश में, तो ये निक्षेपण वाली हो जाती हैं, ठीक है ना। इनको निक्षेपण बोल देते हैं क्योंकि ये पानी ऐसा माना जाता है कि पानी यहाँ तक लाया और फिर भाप बन के उड़ गया, तो ये निक्षेपित हो गई, ऐसा इधर भी हुआ, तो इसको निक्षेपण के अंतर्गत ले लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, हम लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण के तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज ऊर्ध्वाधर प्रवाह की चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है, इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जाता, ठीक है ना। स्थल रूप क्या है, महत्वहीन है, इनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातली या भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संस्तरित पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट, ठीक है ना, कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जितनी भी लाइमस्टोन की जितनी भी चट्टानें हैं, ठीक है ना, चूना पत्थर वाली बनी हुई, तो उनमें भौम जल द्वारा जब घुलन प्रक्रिया होती है और उसके निक्षेपण मतलब जो अपर्दन से, घुलन का मतलब यहाँ पर अपर्दन माना जा सकता है, ठीक है ना। तो उससे और तो इस प्रकार की पूरी जो पाई जाती हैं जितनी भी चट्टानें, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है, ठीक है ना। एड्रियाटिक सागर के मतलब उसमें कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें अधिक इस तरह के डोलोमाइट और कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है ना। कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता है, लाइमस्टोन जैसे, ठीक है ना, तो इसलिए इस स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप काट स्थलाकृतियों की विशेषताएं। देखिए इसमें हम लोग एक बात पढ़ना यहाँ पर भूल गए थे, ये ठीक है ना, ये हम लोग भूल गए थे गो हाँ, छाड़न झील या गोखुर झील हम लोग भूल गए थे पढ़ना। तो इसमें देखिए कुछ विशेष ऐसा नहीं है। नदी नदी क्या करती है कि जब इस तरह से विसर्प होती हुई चलती है, तो होता क्या है कि जो ये वाला भाग है, ठीक है ना, तो ये क्या होती है कि ये इस तरह से जब देखिए होता क्या है कि जब ये नदी इस तरह से विसर्प होते हुए चलती है, कब, जब इसमें पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। बाढ़ के टाइम में क्या होता है कि जब होता क्या है कि नदी जब काट नहीं पाती, नदी विसर्प क्यों करती है, नदी विसर्प तभी करती है जब अपना सीधा नहीं चल पाती है, सीधी चट्टानों को काटने में असमर्थ रहती है, तो वो क्या करती है, विसर्प करती है। और बाढ़ के टाइम में जैसे ही पानी इसमें आता है, तो क्या करती है, नदी अपना सीधा रास्ता चलने लगती है और ये वाले जो हैं इनको छोड़ देती है, ठीक है ना। तो फिर ये झील की आकृति का बन जाते हैं। इसी को छाड़न झील या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है, ये छूट गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपर्दित स्थल में देखते हैं हम लोग किसमें, कास्ट प्रदेश के जो अपर्दित स्थल रूप है वो कौन कौन से बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो कुंड हो गया, घोलरंध्र हो गया, लैपीज हो गया, चूना पत्थर, चबूतरे हो गए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कुंड वही चीज़ें हैं, जैसे ही पानी यहाँ पर पड़ेगा और जैसे ही इसको घोलेगा तो ये घुलना स्टार्ट करेंगे और ये क्या होते हैं, फिर आपस में मिलते जाते हैं या फिर नीचे अधिक अपर्दन करते हुए चलते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी आकृतियाँ बनती हैं, जैसे कि कुंड हो गया, घोलरंध्र हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के घोल गर्तों का निर्माण होता है।
जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र काष्ठ प्रदेश के क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं, उन ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इसमें कुछ का निर्माण अकेले गुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले गुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो बड़े छिद्र ध्वस्त व निपात के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से बनते हैं ये कीप के आकार के, ठीक है ना, इस तरह से इनका निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। तो मान लीजिए कि कई बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि ये अक्सर मिल जाते हैं या इनके जिससे इनका क्या हुआ, इस प्रकार से ये अंदर ही अंदर इस तरह से जुड़ गए, फिर ऊपर का भाग भी ध्वस्त हो गया, तो क्या होता है कि फिर ये पूरा एरिया फिर कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़े आकार के बन जाते हैं और ये फिर क्या होते हैं कि उथले कुंड जैसे प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं तो फिर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये विलय रंध्र दिखाया गया है, फिर उसके बाद ये घोल रंध्र दिखाया गया है, फिर उसके बाद ये निपाती रंध्र दिखाया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी कई सारे दिखाए गए हैं घोल रंध्र। ठीक है ना, फिर ये जब ये घोल रंध्र आपस में मिलते हैं तो फिर ये सिंक घाटी या युवाला दिखाया गया है जिसे कहा जाता है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सामान्यतः धरातली प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलय रंध्रों से गुजरता हुआ अंत भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयां बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपीज कहते हैं। ठीक है ना, लेपीज। क्या होता है कि जब चट्टानें आपस में मिल जाती हैं इस तरह से तो कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि इस तरह से चूना की खड़ी दीवारें इस तरह से खड़ी रह जाती हैं जिसे क्या कहते हैं, लेपीज कहते हैं। ठीक है, इन कटकों या लेपीस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न गुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपीस के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें कि कंदराएं। ठीक है ना, कंदरा किस तरह से बनती है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हों, शैल वालू पत्थर क्वार्टाइल्स और इसके बीच अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों या जहाँ सघन या चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर शैल संस्तरण के क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्करण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत कभी कभी विस्तृत स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उसके बीच संस्कृत चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले उन्हें सुरंग कहते हैं। ठीक है ना, स्पष्ट है पूरी तरह से। कंदरा का मतलब यही है गुफा। ठीक है ना, ये इस तरह से तो कंदरा में एक तरफ से, ठीक है ना, रहता ही है जाने का द्वार, और अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ से खुला हो तो फिर उसे हम सुरंग कह देते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। ठीक है, जिसे हम धरातल पर होता है उसी तरह से भूमिगत भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग निक्षेपित स्थलारूप। तो अधिकतर निक्षेपित स्थलारूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। देखिए अपर्दन था, तो अपर्दन में क्या क्या आता है हमें याद रखना है। ठीक है ना, कि अपर्दन जैसे पूछता है कि अपर्दन से निर्मित काष्ठ प्रदेशों में अपर्दन से निर्मित स्थलारूप कौन कौन से हैं, तो हमें इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि गर्तों व खाई, ठीक है ना, ये
कुंड, घोलरंध्र, लैपीस, चूना पत्थर के चबूतरे और कंदराएं। ठीक है, और अब आगे हम देखते हैं क्या, निक्षेपित स्थलारूप। ठीक है ना, अधिकतर निक्षेपित स्थलारूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल वर्षा में घुला हुआ कार्बन शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस वर्षा का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। ठीक है ना, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें है स्तंभ दिया हुआ है, स्टेलैक्टाइट और स्टेलैगमाइट। ठीक है ना, ये दोनों दिए हुए हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं। ये इस तरह की आकृति से ये बने हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिए। इसको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ये जैसे ही यहाँ से मान लीजिए चट्टान अपने साथ पानी लेकर मतलब इसके साथ घुलती है, और फिर जैसे ही यहाँ से पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये आकृति यहीं पर लटकती रह जाती है। ठीक है, और इसी तरह नीचे भी होता है। ठीक है, तो इसे ये जो ऊपर वाला भाग लटकता हुआ भाग है, ठीक है ना, उसे स्टेलैक्टाइट कहते हैं। ठीक है ना, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये ऊपर जो लटकता हुआ ऊपर वाला भाग है तो उसे हम स्टेलैक्टाइट कह सकते हैं, और ये जो नीचे वाला भाग है उसे स्टेलैगमाइट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें स्टेलैक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। ये प्रायः आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते हैं। ये अनेक आकार में दिखाई देते हैं। स्टेलैगमाइट कंदराओं के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलैगमाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। यह स्टेलैक्टाइट के ठीक नीचे पतली पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलैगमाइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलैगमाइट तथा स्टेलैक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। ठीक है ना, जब इस तरह से कई प्रकार के ये मिल जाएंगे, ये जो इस तरह से जब नीचे टपका पानी और ये ऊपर तक ऐसा बनाया गया और इस तरह से, ठीक ठीक है ना, इस तरह से बने, और ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, अपरदन की प्रक्रिया होती, सॉरी निक्षेपण की प्रक्रिया होती रहती है, और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये इस प्रकार से स्तंभ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिमनद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये समाप्त हुआ हमारा। ठीक है ना, चूना प्रदेश या कास्ट प्रदेश की जो टोपोग्राफी थी, स्थलाकृति थी, जिस तरह से बनती है अपरदन और निक्षेपण से, तो ये इस तरह से समाप्त हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट है लैपीज, ठीक है ना, और जो कंदराएं हैं, ठीक है ना, सिंक घाटी युवाला है, निपाती रंध्र है, घोल रंध्र है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी ऐसे एग्ज़ाम में आप लोगों को दे भी सकता है कि स्टेलैक्टाइट कौन सा है और स्टेलैगमाइट कौन सा है, तो उसको याद रखना है कि स्टेलैक्टाइट, जैसे कि हमें एल से याद रख सकते हैं हम लोग कि स्टेलैक्टाइट जो ऊपर की तरफ पानी के निक्षेपण से बना है या पानी की भाप बनकर उड़ जाने से बना है, और ये जो इस तरह से नीचे बना है इसे स्टेलैगमाइट कहा जा सकता है। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर ये स्तंभ बन जाते हैं। फिर ये इस तरह से गुफा का मुख यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। ठीक है ना, चलिए ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। बार बार कह रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, इसे इस तरह से पढ़ते रहिए। सिर्फ आधे घंटे का समय देखकर एक वीडियो देखिए। ठीक है ना, ठीक है, टेक केयर, बुक्स को पढ़िए।